हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआरपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ जरूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखो क्या है। Dash is the market value of securities of a scheme less expensive income on the scheme divided by the total number of units of the scheme on a particular day। तो यहाँ पे जो स्कीम है वो बेसिकली हमारी म्यूचुअल फंड की स्कीम है, ठीक है। तो अगर हमारी जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है उसकी मार्केट वैल्यू में से जो भी एक्सपेंसेस है उसको हम माइनस कर दें और जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है उसके साथ डिवाइड कर दें, तो जो बाकी की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? ग्रॉस एसेट वैल्यू पर यूनिट, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, बुक वैल्यू पर यूनिट, या फिर बुक वैल्यू पर यूनिट। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, अगर मान के चलो हमारी जो स्कीम उसकी मार्केट वैल्यू है 100 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज के हमने एक्सपेंसेस किए हैं, तो 90 लाख रुपीज हमारे बचे। अब इसे हमें डिवाइड करें नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी 1 लाख रुपीज है तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी जो नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट आएगी वो कितनी आएगी? 90 रुपीज आएगी। क्या आएगी? 90 रुपीज आएगी। अब इसका यूज जो है वो हम म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को देखने के लिए करते हैं, और ये जितनी ज्यादा होती है उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ए फंड इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफाइड लॉन्च पीरियड एंड हैज अ प्री डिफाइंड मैच्योरिटी डेट, दिस डिस्क्राइब। एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि सिर्फ लॉन्च के वक्त ही ओपन रहता है सब्सक्राइब करने के लिए, खरीदने के लिए, और इसकी एक प्री डिफाइंड मैच्योरिटी डेट होती है, उससे पहले आप इसको ना तो बेच सकते हो ना ही खरीद सकते हो। तो वो कौन सा होता है? डिविडेंड स्कीम, ग्रोथ स्कीम, क्लोज एंडेड फंड, या फिर इंटरनल फंड? तो ऑप्शन सी क्लोज एंडेड फंड इज अ करेक्ट आंसर। Next question, you invest a mutual fund that holds corporate bonds. If interest rate in the market rise significantly, the value of those bond might decrease. This situation represent, basically ये जो है वो हमारा रिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपकी जो बॉन्ड की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, तो ये कौन सा रिस्क हुआ? मार्केट रिस्क, कंसंट्रेशन रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, या फिर लिक्विडिटी रिस्क? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द करेक्ट आंसर। इंटरेस्ट रेट में जो फ्लक्चुएशंस होती है, जो चेंज होते हैं, उसकी वजह से जो लॉस होने के चांसेस होते हैं वो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यू कैन नॉट सेल यूर यूनिट बिफोर दैट पीरियड एंड, व्हाट टाइप ऑफ रिस्क डज दिस रिप्रेजेंट? आपने कोई यहाँ पर यूनिट्स परचेज किए हैं, उसका एक मेच्योरिटी पीरियड जैसे कि 2 साल, तो आप इससे पहले इसको सेल नहीं कर सकते। तो इससे कौन सा रिस्क अराइज होता है? मार्केट रिस्क, कंसंट्रेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, या फिर क्रेडिट रिस्क? तो लिक्विडिटी रिस्क इज अ करेक्ट आंसर। लिक्विडिटी रिस्क इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि अगर आप यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करते तो आपकी जो लिक्विडिटी है वो खतरे में पड़ जाती है। बाकी देखो, जो मार्केट रिस्क होता है, मार्केट रिस्क क्या होता है? तो हमारी ओवरऑल मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं जिसके अंदर हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्लूडेड होता है, बाकी जो सिचुएशन है जैसे डिप्रेशन आ गया, रिसेशन आ गया, बूम आ गया, ये सारी फ्लक्चुएशन की वजह से जो हमारी हमें रिस्क हो सकता है वो मार्केट रिस्क कहलाता है। कंसंट्रेशन रिस्क तब अराइज होता है जब आप अपना सारा पैसा एक पर्टिकुलर सेक्टर, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में
इन्वेस्ट कर देते हो, एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो, तो कंसंट्रेशन रिस्क जो है वो अराइज होता है, क्योंकि अगर वो कंपनी, अगर आपने एक कंपनी में सारा पैसा लगा दिया और वो कंपनी डूबती तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा, तो इस रिस्क को हम कंसंट्रेशन रिस्क कहते हैं। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो कंपनी है उसने आपका पैसा वापस नहीं कर दिया, यानी कि डिफॉल्ट कर दिया, तो उससे जो लॉस होने के चांसेस है वो हमारे क्रेडिट रिस्क जो है वो कहलाता है। Which method is used to measure performance of mutual fund held for more than 1 year? अगर आपने म्यूचुअल फंड को एक साल से ज्यादा के लिए अपने पास होल्ड करके रखा है, तो इसमें से कौन सा मेथड जो है आपके लिए बेनिफिशियल है, मतलब कि कौन सा मेथड आप यूज करोगे म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए? एब्सोल्यूट रिटर्न मेथड, एनुअलाइज रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो, नेट एसेट वैल्यू। तो देखो, जो म्यूचुअल फंड होती है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिटर्न मेथड और एक होता है एनुअलाइज रिटर्न मेथड। एब्सोल्यूट रिटर्न मेथड जो है वो बेसिकली हमारी म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर परसेंटेज में शो करता है, ठीक है। और ये यहाँ पर टाइम कितना यहाँ पर कंज्यूम हुआ है उसे कंसीडर नहीं करता, बल्कि आपकी जो म्यूचुअल फंड है उसकी वैल्यू में जितना भी इंक्रीज हुआ है वो आपको परसेंटेज के फॉर्म में शो कर देगा। जैसे अगर आपकी जो पहले जो आपकी वैल्यू थी, पहले आपकी जो वैल्यू थी म्यूचुअल फंड की, वो थी यहाँ पर 1 लाख रुपए, उसके बाद ये बढ़ के 1,10,000 होगी, तो 10% का यहाँ पर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला वैल्यू के अंदर। तो ये 10% आपको कैलकुलेट करके दे देगा एब्सोल्यूट रिटर्न मेथड। एनालाइज रिटर्न मेथड बेसिकली यहाँ पर क्या करता है कि हर साल आपकी जो ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ रेट होती है, उसका एक एवरेज रेट कैलकुलेट करता है और तब बताता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो जो क्वेश्चन था कि म्यूचुअल फंड अगर आपने एक साल से ज्यादा के लिए अपने पास होल्ड करके रखा है तो उसके लिए कौन सा मेथड अच्छा होगा, तो एनुअलाइज रिटर्न मेथड इज द करेक्ट आंसर। एनुअलाइज रिटर्न मेथड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये टाइम को कंसीडर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोमेंट इंश्योरेंस कंबाइंस प्रोटेक्शन विद सेविंग्स एलिमेंट, व्हाट डज दिस मीन? तो जो एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस की ही एक टाइप है, लाइफ इंश्योरेंस की टाइप है, और इसके अंदर ना हमें दो बेनिफिट मिलते हैं, एक होता है सेविंग का और एक होता है हमारे यहाँ पर प्रोटेक्शन का। देखो, इस पॉलिसी के अंदर क्या है कि अगर हमारा जो इंश्योर्ड पर्सन है, यानी कि जिसकी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो एक लमसम अमाउंट उसकी फैमिली को दे दिया जाता है। ये बेनिफिट हमारा क्या हुआ, ये बेनिफिट हुआ जो प्रोटेक्शन हमने प्रोवाइड की है। एक और इसमें कंडीशन होती है कि अगर बाई चांस हमारा जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ नहीं होती है, यानी कि हमने एक एज लिमिट रखी थी, जैसे कि पर्सन जब 80 साल का हो जाएगा, तो अगर पर्सन 80 साल तक नहीं डेथ हुई उसकी, तो उसको एक लमसम अमाउंट जो है वो पे कर दी जाएगी। इसीलिए इसके अंदर सेविंग का भी गुण होता है और प्रोटेक्शन का भी होता है। तो ऑप्शन है पॉलिसी पे आउट लमसम अपन द इंश्योर्ड डेथ और अपन द रीचिंग सर्टेन एज। तो जो पॉलिसी है वो बेसिकली इंश्योर्ड पर्सन की डेथ पे एक लमसम अमाउंट पे कर देती है, या फिर जब हमारा जो इंश्योर्ड पर्सन है वो एक सर्टेन एज पे पहुंच जाता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। द इंश्योर्ड रिसीव अ डिस्काउंट ऑन प्रीमियम इफ दे मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हमारा जो इंश्योर्ड पर्सन है वो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है तो उसको प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि पहले 10,000 पे करा था तो अब 8,000 पे करेगा। द पॉलिसी कवर्स मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई मेडिकल एक्सपेंस करना पड़ रहा है तो वो भी करेगी। या फिर डेथ बेनिफिट इंक्रीज ओवर द टाइम पॉलिसी अक्यूमुलेट्स वैल्यू। तो हमारा ऑप्शन है क्या होगा, ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये यहाँ पर डेथ के ऊपर लमसम अमाउंट पे करता है, और इंश्योर्ड पर्सन अगर एक सर्टेन एज लिमिट पे पहुंच जाता है तब भी उसे लमसम अमाउंट पे जो है वो की जाती है। बैंक इंश्योरेंस इज अ पार्टनरशिप बिटवीन, जो बैंक इंश्योरेंस है वो किसके बीच में यहाँ पर पार्टनरशिप होती है? बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट फर्म टू मैनेज कस्टमर पोर्टफोलियोज। बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी जो शेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडेड टू मैनेज पेशेंट क्लेम्स, या फिर बैंक एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज टू ऑफर रिवॉर्ड प्रोग्राम। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ये पार्टनरशिप होती है, जिसके अंदर जो बैंक है वो इंश्योरेंस कंपनी के यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसीज है वो अपने कस्टमर को बेचता है, जिसके बदले में बैंक को इंश्योरेंस कंपनी एक कमीशन जो है वो पे करती है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल ऑफ बैंक इंश्योरेंस इन्वॉल्व। तो देखो, जो हमारा बैंक इंश्योरेंस है इसके कई सारे यहाँ पर मॉडल्स होते हैं, जिसमें से एक मॉडल होता है कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल। कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल के अंदर जो बैंक है वो अपना स्टाफ अपॉइंट करता है इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करने के लिए, यानी कि इस मॉडल के अंदर बैंक का स्टाफ इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसीज है उसे अपने कस्टमर को जो है सेल करता है। ऑप्शन है क्या कह रहा है, बैंक स्टाफ डायरेक्टली सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट फ्रॉम मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बैंक स्टाफ जो है मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली सेल करता है अपने कस्टमर को। बैंक्स एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएरी कनेक्टिंग कस्टमर विद इंश्योरेंस एजेंट।
जो बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरमीडियरी के तरीके से काम करता है। उसका काम होता है कस्टमर को इंश्योरेंस एजेंट के साथ कनेक्ट करना। तो ये हमारा गलत है। ये जो फीचर है ना वो हमारा रेफरल मॉडल का होता है। क्या होता है? रेफरल मॉडल का। रेफरल मॉडल के अंदर जो बैंक का स्टाफ होता है, जो बैंक का स्टाफ होता है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को इंश्योरेंस एजेंट के साथ कनेक्ट करता है। यानी कि इस मॉडल के अंदर जो हमारा रेफरल मॉडल होता है उसके अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना एक स्टाफ जो है वो अपॉइंट करती है बैंक के अंदर, और बैंक का स्टाफ कस्टमर को भेजता है इंश्योरेंस कंपनी के स्टाफ के पास, और इंश्योरेंस कंपनी का जो स्टाफ है वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली सेल करता है हमारे बैंक के कस्टमर्स को। किसको? बैंक के कस्टमर्स को। ठीक है। उसके बाद बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी फॉर्मिंग अ जॉइंट वेंचर शेयर्ड ऑपरेशन। तो ये भी हमारा एक मॉडल होता है जिसके अंदर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर को जो है वो इस्टेब्लिश करती है। लास्ट में बैंक अपनी एक सब्सिडरी भी ओपन कर सकती है। तो ये सारे के सारे हमारे मॉडल है बैंक इंश्योरेंस के। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द रेफरल मॉडल बैंक इंश्योरेंस बैंक स्टाफ। अगर हम रेफरल मॉडल की बात करें तो बैंक स्टाफ क्या करता है? आर नॉट इन्वॉल्व इंश्योरेंस सेफ बट रेफर कस्टमर टू इंश्योरेंस एक्सपर्ट। बिल्कुल करेक्ट है कि वो डायरेक्टली इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल नहीं करते बल्कि वो कस्टमर को रेफर करते हैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट के पास, उनको कनेक्ट करते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी का जो स्टाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करता है हमारे कस्टमर को। एक्ट एज अ प्राइमरी सेल्स पीपल फॉर स्पेसिफिक इंश्योरेंस कंपनी प्रोडक्ट। बिल्कुल नहीं। कैन डिजाइन एंड प्राइस देयर ओन इंश्योरेंस प्रोडक्ट अलोंगसाइड ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज, share profits and risk directly with the insurance company partner। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द एक्सपेंस रेशियो ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम रिप्रेजेंट। हमारा जो म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर एक्सपेंस रेशियो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन है द डेली प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ द फंड। फंड के अंदर जो डेली बेसिस पे प्राइस फ्लक्चुएशंस आती हैं, या फिर द एनुअल रिटर्न जनरेटेड बाय द फंड, या फिर जो एनुअल रिटर्न यहाँ पर फंड जनरेट कर रहा है, फीस चार्ज टू मैनेज द फंड, या फिर द नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग इन द स्कीम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक फंड को मैनेज करने के लिए जो भी फीस यहाँ पर चार्ज की गई है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस रेशियो। जैसे अगर मान के चलो हमारी फंड की वैल्यू है यहाँ पर 10 लाख रुपए, ठीक है, और 5% हमारा यहाँ पर क्या है? एक्सपेंस रेशियो है। यानी कि इस फंड को मैनेज करने के लिए हमें यहाँ पर 50,000 रुपए, यहाँ पर 50,000 रुपए जो है वो खर्च करना पड़ रहा है। कितना खर्च करना पड़ रहा है? 50,000 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। जैसे मैंने आपको बताया एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या बताता है कि फंड को मैनेज करने के लिए हमने कितना फीस यहाँ पर चार्ज किया, एक्सपेंस किया है, खर्च किया है। तो जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम की, यानी कि म्यूचुअल फंड स्कीम को ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंस हम खर्च करते हैं उसके अंदर क्या चीज इंक्लूड नहीं की जाती? मैनेजमेंट फीस पेड टू द फंड मैनेजर। तो ये इंक्लूड की जाती है। यानी कि जो फंड मैनेजर है वो फंड को मैनेज करने के लिए फीस चार्ज करता है, तो बिल्कुल ये इंक्लूड की जाती है म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। उसके बाद ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसकी कॉस्ट, इसको भी इंक्लूड किया जाता है। डिविडेंड पेड आउट टू इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर उनको जो डिविडेंड पे किया गया है तो ये हमारा इंक्लूड नहीं होता है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी हमारा इंक्लूड होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड नहीं करते। Next question, in mutual fund charge and expense ratio of 1.5% annually, this means अगर हमारा जो एक्सपेंस रेशियो है म्यूचुअल फंड का वो है 1.5% एनुअली, इसका क्या मतलब है? इन्वेस्टर आर चार्ज 1.5% अपफ्रंट व्हेन दे बाय इनटू द फंड। जब हमारे इन्वेस्टर फंड को बाय करते हैं तो 1.5% फंड की जो भी वैल्यू होती है उसका 1.5% चार्ज किया जाता है इन्वेस्टर को, यानी कि इन्वेस्टर को पे करना पड़ता है। द फंड डिडक्ट 1.5% फ्रॉम द नेट asset value each day. The fund keeps 1.5% of daily net asset to cover operating cost, या फिर investor receive 1.5% bonus on their investor every year। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो हमारे इन्वेस्टर है उनसे 1.5% अनफ्रंट चार्ज किया जाता है, यानी कि पैसा जो है वो कलेक्ट किया जाता है ताकि वो फंड को मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, diversification is a key principle of successful mutual fund investing। diversification is a key principle of successful mutual fund investing। what does it mean to diversify your portfolio? ठीक है, तो एक ना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है डिवर्सिफिकेशन। अगर आप सक्सेसफुली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इस प्रिंसिपल को फॉलो करना ही होता है। अब इस प्रिंसिपल का यहाँ पर मतलब क्या है? पहला, चूज एंड इन्वेस्ट इन वैरायटी ऑफ एसेट क्लासेस, choose mutual fund with lowest expense ratio, focus on sector that currently performing well,
या फिर इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन सिंगल फंड विद हाई पोटेंशियल रिटर्न। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली यहाँ पर जो है, जो वैरायटी ऑफ एसेट क्लासेस है उसमें जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसी को हम कहते हैं डिवर्सिफिकेशन। अब जब हम वैरायटी ऑफ एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली हम अपने रिस्क को डिवर्सिफाई कर देते हैं, क्योंकि अगर बात की चलो कोई एक पर्टिकुलर एसेट डूब जाती है तो हमारा जो बाकी एसेट है वो सेफ रहती है, वहां पर हमारा पैसा सेफ रहता है। पर अगर आप सारा पैसा एक ही एसेट में इन्वेस्ट कर देते हो और वो डूब गया तो आपका सारा पैसा जो है वो डूब जाएगा। इसीलिए आपको डिवर्सिफिकेशन का सहारा जो है वो लेना पड़ता है। नेक्स्ट देखो क्या है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान अलाउज इन्वेस्टर टू ट्रांसफर देयर इन्वेस्टमेंट बिटवीन डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम, व्हाट इज अ लिमिटेशन ऑफ एसटीपी। जो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान है वो इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम में उसको एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमारा एक एक्स वाई जेड फंड हाउस है, एक्स वाई जेड फंड हाउस है, वहां पर एक यहाँ पर स्कीम ए चल रही थी, स्कीम बी चल रही थी। तो यहाँ पर राम पर्सन था, उसने ए स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ था और वो चाहता है कि इसका जो पैसा है वो स्कीम बी में ट्रांसफर करवा ले। तो यहाँ पर ये जो है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए इस काम को कर सकते हैं, यानी कि ए स्कीम से पैसा को ट्रांसफर कर सकता है बी स्कीम में। अब ये क्वेश्चन जो है पूछना था कि इसकी लिमिटेशन क्या है। पहला, ट्रांसफर कैन ओनली मेड फ्रॉम इक्विटी फंड टू डेट फंड, इन्वेस्टर कैन ओनली ट्रांसफर मनी आउट देयर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर कैन ओनली मेड बिटवीन स्कीम्स फ्रॉम द सेम फंड हाउस, एसटीपी इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो ट्रांसफर है वो सिर्फ और सिर्फ जो स्कीम्स हैं सेम फंड हाउस की उसी में किया जा सकता है। यानी कि अगर मान के चलो ये एक्स वाई जेड फंड हाउस है तो इसकी स्कीम्स के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हो, पर आप चाहो कि एक्स वाई जेड फंड हाउस की स्कीम से पैसा मैं एबीसी फंड हाउस की स्कीम में ट्रांसफर कर दूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये एक लिमिटेशन है। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अलाउज इन्वेस्टर। जो हमारा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है वो इन्वेस्टर को क्या अलाउ करता है, इन्वेस्ट द लार्ज लमसम अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड, इन्वेस्ट स्मॉल रेगुलर अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड एट अ फिक्स्ड इंटरवल, ट्रांसफर मनी बिटवीन डिफरेंट म्यूचुअल फंड फॉर द सेम फंड हाउस, विड्रॉ मनी फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड स्कीम इन अ प्लान मैनर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो स्मॉल और रेगुलर अमाउंट जो है म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने की ऑप्शन प्रोवाइड करता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे इन्वेस्टर्स को। यानी कि हमने एसआईपी के बारे में आपने आई होप्स यहाँ पर सुना होगा। तो आपने बहुत छोटी अमाउंट, स्मॉल अमाउंट जो है रेगुलर इंटरवल पर, फिक्स इंटरवल पे जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो इस स्कीम के जरिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है कि वो स्मॉल और रेगुलर अमाउंट जो है फिक्स इंटरवल पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ombudsman scheme has a time limit for filing complaint, you can typically submit your complaint within। ठीक है, तो ombudsman scheme के बारे में आपको पता है कि जो भी हमारी इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी कंफ्लिक्ट होते हैं, जैसे कि मान के चलो जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोई क्लेम को लेकर झगड़ा हो गया है, तो ऐसे डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए, जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए ombudsman स्कीम को यहाँ पर लेकर आया गया है। अब देखो, अगर आप ombudsman स्कीम के अंदर कंप्लेंट फाइल करना चाहते हो तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है। तो वो टाइम लिमिट कितनी है, पहला देखो, एनी टाइम फ्रेम रिगार्डलेस व्हेन द इशू अराइज, मतलब इशू जब भी हुआ हो आप जब भी करवा सकते हो। 2 years ऑफ रिसीविंग द इश्यूर रिस्पॉन्स ऑन योर कंप्लेंट, आपने कंप्लेंट की थी, ईश्वर ने रिस्पॉन्स किया, उसके 2 साल के अंदर अंदर में आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। या फिर 1 year रिसीविंग द इश्यूर रिस्पॉन्स टू योर कंप्लेंट, या फिर 1 साल के अंदर अंदर में आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी, या फिर 6 month ऑफ द इनिशियल डिस्प्यूट विद योर इंश्योरेंस कंपनी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आप जैसे ही मतलब जैसे ही आपका कंफ्लिक्ट हुआ, आपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ में बात की और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको रिस्पॉन्स दिया कि वो आपकी बात मानता है कि नहीं मानता है, उसके 1 साल के अंदर अंदर में, मतलब कि रिस्पॉन्स के 1 साल के अंदर अंदर में आपको कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रजिस्टरिंग कंप्लेंट इन ombudsman स्कीम। अगर आप ombudsman स्कीम के अंदर कंप्लेंट को रजिस्टर करवाते हो तो कौन सी स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। पहली, यू हैव फर्स्ट अप्रोच योर इंश्योरेंस कंपनी विद द कंप्लेंट। अगर आपको कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले ना आपको इंश्योरेंस कंपनी से बात करनी है, यानी कि उसको कंप्लेंट करनी है। अगर वो तब बात आपकी नहीं मानती है तब आप ombudsman स्कीम में जाओ, तो बिल्कुल करेक्ट है। द कंप्लेंट इज नॉट मेड लेटर देन 1 year, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जैसे रिस्पॉन्स आएगा, जैसे रिप्लाई आएगा, 1 साल के अंदर अंदर में आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी। द सेम कंप्लेंट शुड नॉट बी पेंडिंग इन कोर्ट, कंज्यूमर फॉर्म और बिफोर एनी आर्बिट्रेटर। अब ये जो कंप्लेंट है
वो किसी भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मान के चलो आपने पहले ही किसी कोर्ट में केस कर दिया और वहां पर केस चल रहा है, तो आप ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर नहीं जा सकते। ऐसे ही कंज्यूमर फॉर्म में भी अप्लाई होता है, आर्बिट्रेटर में भी अप्लाई होता है। द वैल्यू ऑफ क्लेम इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस क्लेम डज नॉट अबाउट 3 लाख रुपीज, यानी कि जो क्लेम है वो 3 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि क्लेम की जो अमाउंट है वो 30 लाख है, यानी कि 30 लाख से अब अगर क्लेम है तो आप ओम्बड्समैन स्कीम में नहीं जा सकते हो। 30 लाख से कम है तो आप यहाँ पर जा सकते हो ओम्बड्समैन स्कीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेंट इज एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन बाय इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। इसमें से कौन सी ऐसी कंप्लेंट है जिसको मतलब जिसकी कंप्लेंट आप यहाँ पर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास कर सकते हो। पहला, डिले इन सेटलमेंट बियॉन्ड द टाइम स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन फ्रेम्ड अंडर IRDA 1990 एक्ट। तो देखो, जो हमारा IRDAI एक्ट है वो इंडिया के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो उसने ना हर सेटलमेंट की एक टाइम स्पेसिफाई किया है, और उस टाइम जो टाइम स्पेसिफाई किया अगर उसके बियॉन्ड चला जाता है, जैसे अगर एग्जांपल के लिए आपने क्लेम मांगा, ठीक है, पर इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम ही नहीं दे रही है, और जो टाइम पीरियड है डिले का, वो जो स्पेसिफाई किया है टाइम पीरियड उससे ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में आप कंप्लेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एनी पार्शियल टोटल रेपुटेशन ऑफ क्लेम बाय लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। आपने कोई क्लेम मांगा इंश्योरेंस कंपनी से, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, और आपके क्लेम को पार्शियली या फिर टोटली रेपुडिएट कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि मैं आपको क्लेम दूंगी नहीं, मतलब क्लेम नहीं देगी, तो वहां पर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मतलब कंप्लेन कर सकते हो। एनी डिस्प्यूट अबाउट प्रीमियम पेड और पेबल इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर यहाँ पर मान के चलो प्रीमियम से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, प्रीमियम यहाँ पर पे किया गया है या फिर पेबल है, तो ये भी हमारा कंप्लेंट हम जो है मतलब कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। इसमें से कौन सा हमारा फीचर होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम का। पहला, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम इज अ लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग स्कीम। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है वो बेसिकली एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। इट इज मैनेज बाय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। EPF इसको मैनेज करता है। दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड, तो ये भी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। तो जहां पर भी 20 या 20 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है तो वहां पर ये एप्लीकेबल हो जाता है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज 500 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा फीचर नहीं होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर बेसिकली हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए इसको बनाया गया है। इस स्कीम के अंदर हमारा जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, ठीक है, और जो उसका एम्प्लॉयर है, दोनों जो है एक अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि इसके अंदर हम एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट बनाते हैं, और इस अकाउंट के अंदर हर महीने एम्प्लॉय और एम्प्लॉय जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे 12% यहाँ पे ले लीजिए, तो जो एम्प्लॉय की सैलरी है 12% के इक्वल, मतलब अगर मान के चलो हमारी जो सैलरी है वो 10,000 रुपये, तो इसका 12% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉय, और 12% कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेगा हमारा एम्प्लॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, EPF फॉल्स अंडर द एग्जाम कैटेगरी, इट मींस एग्जाम फ्रॉम टैक्स। जो हमारा EPF होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है, स्कीम होती है, वो ना एग्जाम कैटेगरी में आती है। तो इसका क्या मतलब होता है, मतलब क्या क्या चीजें एग्जाम होती है जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। पहला, इन्वेस्टमेंट इन EPF, मनी विड्रॉन फ्रॉम EPF, इंटरेस्ट ऑन इन EPF, या फिर डिडक्शन फ्रॉम EPS। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अगर आप EPF में इन्वेस्ट करते हो तब भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम्प्ट है। अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो तब भी आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। आपने इंटरेस्ट ऑन किया है EPF पे तब भी आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ एम्प्लॉय विड्रॉज मनी इन केस ऑफ इमरजेंसी बिफोर अ स्पेसिफाइड पीरियड, देयर देयर विल नॉट एनी एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो EPF है वो एग्जाम कैटेगरी के अंदर आता है, पर यहाँ पर देखो एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है जिससे पहले अगर आप पैसा विड्रॉ करवा लेते हो तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलती है। वो मिनिमम टाइम पीरियड कितना है, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 6 ईयर। तो ऑप्शन सी 5 ईयर इज द करेक्ट आंसर। तो अगर 5 साल से पहले आप पैसा विड्रॉ करवा लेते हो तो आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, एग्जाम्पशन नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड विद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम को मैनेज करते हैं, उसके रिगार्डिंग करेक्ट है। पहली, इट वाज एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू वर्कर वर्किंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था, बिल्कुल ये करेक्ट है।
इट केम इनटू फोर्स बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ईपीएफओ comes under the control of Ministry of Labor and Employment Government of India, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। तो देखो, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है ये भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के जैसे ही होती है। अब देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में जो सोशल सिक्योरिटी वो सिर्फ एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जाती है, पर यहाँ पर नॉर्मल लोग भी तो होते हैं जो अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए स्कीम को लेकर आएगा। तो ये भी हमारी एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट स्कीम ही है। The, the Public Provident Fund scheme was launched by the National Saving Institute, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसको लॉन्च किसने किया था, नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ने। The local period is 15 years for PPF and can be extended for another 5 years, तो ये भी करेक्ट है। मतलब कि आप अगर पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो 15 सालों के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, और जो पीपीएफ है उसको आप 5 सालों के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो। द मिनिमम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज 15,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो मिनिमम अमाउंट है वो है 500 की, आप 500 तक यहाँ पर पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और मैक्सिमम कितना है 1,50,000 का। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश आर नॉट एलिजिबल टू ओपन अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, इसमें से कौन है जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। पहला, फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर, नॉन रेजिडेंट इंडियन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नॉन रेजिडेंट इंडियन और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये यहाँ पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, हु रेगुलेट द नेशनल पेंशन स्कीम, जो हमारी नेशनल पेंशन स्कीम है उसको यहाँ पर कौन रेगुलेट करता है। तो पहले यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम है क्या, उसको थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें, तो नेशनल पेंशन स्कीम एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी रिटायरमेंट को सेव कर सकते हो, ठीक है। तो इसको किसने लॉन्च किया, मतलब कौन रेगुलेट करता है इसको, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो हमारे देश के अंदर जो हमारा पेंशन सेक्टर है उसको रेगुलेट और प्रमोट और डेवलप करने का काम जो है वो करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें से कौन सा हमारा फीचर होता है नेशनल पेंशन स्कीम का। पहले, इट वाज स्टार्टेड इन 2004 फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड इन 2009 स्कीम वाज मेड ओपन टू ऑल सिटीजन। तो ये स्कीम सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लेकर आई गई थी 2004 के अंदर। 2009 के अंदर ये सभी सिटीजन के लिए ओपन कर दी थी, बिल्कुल ये फीचर है। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर गिवन टू इंडिविजुअल, बिल्कुल यहाँ पर एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो है दिया जाता है। All citizen of India, whether resident or non-resident, age between 18 to 70 years to join NPS on voluntary basis, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीएस इज मैंडेटली एप्लीकेबल ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्सेप्ट, जो एनपीएस है ना वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे अप्लाई होता है, एक्सेप्ट किसके अप्लाई नहीं होता है, आर्म फोर्सेस, फायर फाइटर, ट्रेजरर और पुलिस ऑफिसर। तो हमारा जो आर्म्ड फोर्सेस है, जो हमारी आर्मी है, उसके ऊपर जो एनपीएस है वो कंपलसरी एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ वॉलंटरी सेविंग फैसिलिटी अवेलेबल सब्सक्राइबर विल फ्री टू विड्रॉ देयर सेविंग्स फ्रॉम देयर अकाउंट व्हेनेवर दे विश, ठीक है। देखो, जो हमारा एनपीएस है ना उसके अंदर हमारे दो अकाउंट होते हैं, एक होता है टायर 1 और एक होता है टायर 2। टायर 1 जो है वो कंपलसरी अकाउंट होता है, यानी कि वो आपको अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ता है, ठीक है, मतलब टायर 1 अकाउंट। और इसमें से आप जब चाहे पैसा विड्रॉ नहीं करवा सकते, इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, ठीक है। पर जो हमारा टायर 2 होता है वो बेसिकली एक वॉलंटरी सेविंग फैसिलिटी होती है, जहां पर आप वॉलंटरी बेसिस पे पैसा जो है वो से मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो फ्यूचर के लिए, और जब चाहे आप पैसा विड्रॉ भी करवा सकते हो। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो टायर 2 है वो वॉलंटरी सेविंग फैसिलिटी है, जिसके अंदर जो सब्सक्राइबर है वो पैसे जमा भी करवा सकते हैं और जब उनको जरूरत पड़े तो वो विड्रॉ भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ विड्रॉवल एग्जिट फ्रॉम एनपीएस टायर 1 अकाउंट इंक्लूड्स, अगर आप यहाँ पर टायर 1 अकाउंट से पैसा विड्रॉ करवाना चाहते हो तो कौन कौन से मेथड हैं, पार्शियल विड्रॉवल, प्री मेच्योर विड्रॉवल, नॉर्मल विड्रॉवल और एबनॉर्मल विड्रॉवल। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पार्शियल, प्री मेच्योर और नॉर्मल, ये तीन तरह की विड्रॉवल कर सकते हो। पार्शियल का मतलब होता है जैसे आपने यहाँ पर जो पैसा है वो 15 सालों के लिए जो है डिपॉजिट करवाया है इस अकाउंट टायर 1 अकाउंट के अंदर, ठीक है। जो अमाउंट है वो कितनी है, 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की। आपने क्या किया, उसमें से
5 लाख रुपए यहाँ पर विड्रॉ करा लिए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है पार्शियल विड्रॉ, मतलब कि आपने सारा पैसा नहीं निकाला, कुछ हिस्सा निकाला। प्री मेच्योर विड्रॉल क्या था, जब आप समय से पहले सारा पैसा बाहर निकाल लेते हो, जैसे 15 साल पे रिटायर होना था पर 5 साल होते ही आपने सारा पैसा बाहर निकाला, तो ये प्री मेच्योर विड्रॉल हो गया। नॉर्मल विड्रॉल का मतलब है कि जस्ट जब ये मेच्योर है, यानी कि 15 साल के बाद आपने पैसा जो है वो विड्रॉ करवा लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस इज द फीचर ऑफ पार्शियल विड्रॉल, इसमें से कौन सा हमारा फीचर होता है पार्शियल विड्रॉल का। सब्सक्राइबर कैन विड्रॉ 25% हिज और ओन कंट्रीब्यूशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years, यानी कि 5 सालों के बाद जो सब्सक्राइबर है उसने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है उसका वो 25% जो है वो विड्रॉ करवा सकता है, बिल्कुल ये फीचर होता है। विड्रॉवल मस्ट बी फॉर स्पेसिफिक रीजन, जो हमारे विड्रॉवल होने चाहिए वो स्पेसिफिक रीजन के लिए होनी चाहिए, जैसे कि इलनेस हो गई है, डिसेबिलिटी हो गई है, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए। The subscriber can partially withdraw up to maximum 3 times during his or entire tenure of NPS। तो पूरे टेन्योर की अगर हम एनपीएस की बात करें तो 3 बारी हम पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर ओपन होता है। तो हमने आईएफएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, पेंशन प्रोडक्ट्स हो गए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गए। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए। और ये जो सीरीज है वो कंटिन्यूस बेसिस पे आती रहेगी। हमारी एएफएम और आईएफएस का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हम डेली बेसिस के ऊपर एएफएम और आईएफएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस सीरीज को आपको कंटिन्यू करना है, हर वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में आईएफएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है जीईजी के लिए। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिला था हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।